दोस्तों, कई बार इंसान मजबूरी में या अनजाने में किसी का बुरा कर बैठता है और कुछ भी बुरा करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता। लेकिन जब कर्मा लौटकर आता है तो वो कब, कैसे और किस रूप में बदला लेता है, बस यही हम इस सीरीज में देखेंगे। सीरीज का नाम है कर्मा, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। सो ज्यादा बातें ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चेयर पर बंधा हुआ था। उस समय वहां पर कोई और भी था। फिर वो आदमी उस बिल्डिंग में आग लगाकर चला जाता है। कुछ देर बाद वहां पर बचाव टीम भी पहुंच जाती है और आग को कंट्रोल कर लेती है। फिर उन्हें वहां पर एक घायल अवस्था में जला हुआ आदमी मिलता है। फिर वो लोग उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल में लाने के बाद उस आदमी का तुरंत ही इलाज शुरू कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर उससे उसका नाम पूछते हैं। फिर वो अपना नाम पार्क बताता है। ये नाम सुनते ही एक लेडी डॉक्टर हैरान परेशान हो जाती है। अब ये कौन है और डॉक्टर इसका नाम सुनकर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी, इसका पता हमें आगे चलेगा। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कुछ दिन पहले पार्क के फोन पर किसी का बार बार फोन आ रहा था, लेकिन पार्क जानबूझकर उसका फोन अटेंड नहीं करता। तभी पार्क के घर में एक आदमी घुस जाता है। उसको देखकर पार्क डर जाता है। तभी वो पार्क से पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों अटेंड नहीं कर रहे। अब पार्क उसे जवाब देता उससे पहले ही वो उसका मुंह पकड़कर टेबल पर पटक देता है और फोन देखकर कहता है कि तुमने मेरा नाम एमसी के नाम से सेव किया है। तभी वो पार्क को एक जोरदार लगाता है और बेहोश करके अपनी प्राइवेट लैब में ले जाता है। फिर वहां पर ले जाकर वो पार्क को एक स्ट्रेचर के ऊपर बांध देता है। तभी पार्क देखता है कि उसके पास में एक और स्ट्रेचर पड़ा है जिसके ऊपर कोई इंसान लेटा हुआ है और एक डॉक्टर उसके स्पेयर पार्ट्स निकाल रहा है। ये सब देखने के बाद पार्क रोने लगता है। तभी एमसी कहता है कि तुमने मुझे हल्के में ले लिया था क्या। फिर पार्क रोते हुए कहता है कि मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। एमसी कहता है ऐसा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बॉडी का एक एक अंग बेचकर उसकी कीमत वसूल करूंगा। फिर एमसी उसके फोन में 1 महीने का टाइमर सेट करके कहता है कि तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, जाओ और पैसों का इंतजाम करो। फिर अगले दिन उठने के बाद जब पार्क अपना फोन देखता है तो अब उसमें 29 दिन बचे थे। फिर वो सोचता है कि ये सब एक सपना नहीं था। फिर पार्क जब अपनी फैक्ट्री में जाता है तो अपने एक साथी को एक चीनी आदमी के साथ बहस करते हुए देखता है। उन दोनों में भी पैसों को लेकर ही बहस हो रही थी। फिर चीनी उस आदमी को मारने लगता है और अपनी जेब में से कटर निकालकर उसको डरा के भगा देता है। ये सब देखकर पार्क कहता है कि ये तो सनकी निकला। तभी पार्क के पास हॉस्पिटल से फोन आता है कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो तुरंत ही अपने पापा के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचते ही वो अपने पापा को आवाज लगाता है, लेकिन वो सोए हुए थे। तभी पार्क के पास एक आदमी आता है जिसकी गाड़ी से उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपना नाम शॉन बताता है। फिर वो पार्क से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दो। फिर शॉन के स्टेटस को देखकर पार्क के मन में लालच आ जाता है। फिर वो कहता है कि एक्सीडेंट चाहे छोटा हुआ हो या फिर बड़ा, हुआ तो है ना। तभी शॉन उसको 5 मिलियन वॉन देता है। अब यहीं से पता चलता है कि पार्क पैसों के लिए कितना हरामी है। फिर वो अपने पापा को 3 मिलियन वॉन देकर कहता है कि जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिले हैं। फिर पार्क का बाप उसे कहता है कि घर जाओ और मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आओ। फिर वहां से जाते समय पार्क उनके हाथों से पैसे लेने लगता है और कहता है कि मुझे इनकी जरूरत है, लेकिन उसके पापा उसे पैसे नहीं देते। तभी वहां पर उनकी जान पहचान की एक लेडी आती है जो कि यहाँ पार्क के पापा का हालचाल पूछने के लिए आई थी। उसको देखकर पार्क हंसने लगता है क्योंकि वो अपने कमीनेपन से बाज ही नहीं आ रहा था और अपने पापा को कहता है कि अब पता चला कि आखिर सारा पैसा जाता कहाँ है। फिर वो हंसता हुआ वहां से बाहर चला जाता है। पार्क के बाहर जाने पर शॉन उससे पूछता है कि आपकी अंदर क्या बात हुई, लेकिन पार्क कहता है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया। तभी शॉन उसको थैंक यू कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पार्क शॉन को रोक कर कहता है कि मुझे तुम में से बदबू आ रही है, क्या तुम पीकर गाड़ी चलाते हो। ये बात सुनकर शॉन हैरान रह जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। फिर पार्क कहता है कि मुझे 3 मिलियन वॉन और चाहिए। उसकी बात सुनकर शॉन समझ जाता है कि ये लालची है। फिर वो पार्क को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर पार्क अपने घर में पापा का सामान लेने के लिए जाता है और वहां जाते ही वो सबसे पहले घर की छानबीन करता है। तभी उसे वहां पर एक रोलेक्स की घड़ी मिलती है और कुछ पैसे भी, जिनको देखकर वो खुश हो जाता है और उन्हें चुरा लेता है। फिर उसे वहां पर अपने पापा के इंश्योरेंस पेपर मिलते हैं जिस पर लिखा था कि उनके मरने के बाद उनके इंश्योरेंस के पैसों पर उनकी फैमिली का ही हक होगा।
फिर पार्क सोचता है कि 500 मिलियन वॉन में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अगर उनसे पहले मैं ही मर गया तो क्या होगा। तभी कुछ लड़के उससे सिगरेट मांगते हैं। फिर पार्क जेब में से सिगरेट निकालता है और दिखाकर कहता है कि खुद जाकर कमाओ। फिर वो लड़के उसका रास्ता रोकने लगते हैं, लेकिन पार्क उन्हें धमकाकर भगा देता है। फिर जैसे ही वो आगे जाता है तो एक सुनसान गली में वो लड़के उसे फिर से रोक लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। फिर वो लड़के उसकी पॉकेट में से सिगरेट निकाल लेते हैं और फिर उससे वो घड़ी भी छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्क घड़ी नहीं छोड़ता। फिर वो लड़के उसको खूब मारते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी अचानक से हॉस्पिटल में उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो अपने फोन में डेट चेक करता है कि कितने दिन बचे हैं। फिर वो देखता है कि उसके पापा पुलिस वालों को बोल रहे थे कि कुछ लड़के इसको मारकर चले गए और आप लोगों के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर एक पुलिस वाला बताता है कि दरअसल उस गली में कोई कैमरा ही नहीं था। ये बात सुनकर पार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचता है कि उस गली में एक भी कैमरा नहीं है। फिर वो अपने ऑफिस के आदमी के पास फोन करता है और उससे चीनी आदमी का नाम और एड्रेस पूछता है। फिर वो बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और देखता है कि कुछ बदमाश वहां पर पार्टी कर रहे थे। तभी पीछे से वो चीनी आदमी आता है और पार्क को कहता है कि कोई अजनबी हमारे इलाके में आकर छानबीन करे, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर पार्क उसे आवाज लगाकर कहता है कि तुम जंग जी हो ना, हम एक ही जगह पर काम करते हैं। फिर जंग जी उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। पार्क कहता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बदले में तुम्हें किसी को लुढ़काना होगा, मैं तुम्हें इस काम के 60 मिलियन वॉन दूंगा। फिर जंग जी थोड़ा सोचने के बाद पूछता है कि बोलो किसको मारना है। फिर पार्क जवाब देता है कि मेरे बाप को। पार्क उसे बताता है कि हर फ्राइडे को मेरा बाप चर्च में जाता है और वहां जाने के लिए वो एक सुनसान गली से गुजरता है, बस तुम्हें उन्हें वहीं पर मारना होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। फिर जंग जी कहता है कि अगर जानबूझकर टक्कर मारूंगा तो वो खून लगेगा। फिर पार्क बताता है कि उस गली में कोई भी कैमरा नहीं है, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये खून है या फिर एक्सीडेंट। काम खत्म होने के बाद तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, फिर तुम आराम से चीन जा सकते हो। जंग जी कहता है कि तुम्हारा भरोसा कैसे करूं। फिर पार्क जवाब देता है कि ये सारी बातें इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई हैं, अब हम एक ही कश्ती में सवार हैं। और फिर जंग जी इस काम के लिए हाँ कह देता है। फिर नेक्स्ट डे पार्क अपनी चोट दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और देखता है कि जंग जी भी वहीं पर बैठा हुआ है। फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलने पर पार्क जंग जी को कहता है कि हम दोनों को ऐसे खुले में नहीं मिलना चाहिए। फिर जंग जी कहता है कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार है ना, तो फिर डर कैसा। फिर वो पार्क को कहता है कि बीमा की रकम 500 मिलियन है, इसलिए मैं 60 नहीं 150 मिलियन लूंगा। फिर जब पार्क पैसों के लिए मना करता है तो जंग जी कहता है कि अगर काम नहीं करवाना तो साफ साफ मना कर दो। फिर पार्क कहता है ठीक है, ये काम कल ही करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे पार्क अपने साथ एक गवाह तैयार करने के लिए अपने एक दोस्त को डिनर करवाने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है। फिर वो दोनों वहां पर काफी देर बैठते हैं, लेकिन तभी उसके दोस्त के पास एक फोन आ जाता है और वो वहां से जाने लगता है। फिर पार्क उसको रुकने के लिए जिद करता है, लेकिन वो चला जाता है। फिर वो दो लड़कियों के साथ एक होटल में अपना टाइम बिताता है और जाते जाते उनको कहता है कि तुम दोनों मुझे याद रखना। इस समय वो बार बार अपनी घड़ी चेक कर रहा था कि अभी उसके बाप को मरने में कितना समय बचा है। फिर वो एक बर्गर हट में जाता है और काफी देर तक वहीं पर रहता है। फिर वो वहां पर बैठकर अपने फोन में कार रन की वीडियो देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जंग जी ने गाड़ी से उसके बाप को उड़ा दिया था। तभी काफी समय बीत जाने के बाद पार्क भी वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब पार्क अपने वर्क टाइम में लंच कर रहा था, तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है। पुलिस इंस्पेक्टर पार्क को कहता है कि आपके पापा का देहांत हो गया है, बॉडी की जांच करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। अब उसको अपने बाप के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं था। फिर पार्क वॉशरूम में बैठकर रोने की प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करने के बाद जब वो बॉडी देखने के लिए जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो सच में ही बहुत दुखी हो। फिर वो पुलिस वाले से पूछता है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। फिर पुलिस वाला बताता है कि शायद इनका कल रात एक्सीडेंट हो गया था। पार्क पूछता है कि इनका एक्सीडेंट किसने किया। फिर पुलिस वाला बताता है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, इसलिए अभी तक सस्पेक्ट का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन पुलिस वाला उसे बताता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये हिट एंड रन का केस है, किसी ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मारी है। क्योंकि हमारे एक चश्मदीद गवाह ने हमें बताया है कि जब गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी
तो वो आदमी टक्कर मारकर भागा नहीं, बल्कि उसने रिवर्स करके दोबारा से टक्कर मार दी। तभी वहाँ पर वही लेडी आती है जो हॉस्पिटल में मिलने के लिए आई थी। फिर वो पुलिस को बताती है कि घटना स्थल पर जब ये सब कुछ हुआ तब मैं वहीं पर थी, लेकिन जब वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आने लगा तब मैं डर कर वहाँ से भाग गई। फिर पार्क पुलिस वाले को कहता है कि मेरे पापा एक बहुत ही नेक इंसान थे, उनकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, मेरे ख्याल से तो ये एक एक्सीडेंट है। फिर पुलिस वाला जवाब देता है कि सिर्फ एक इनका बयान ही काफी नहीं था, हमारे पास एक और वजह है जिससे ये साबित होता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था। दरअसल तुम्हारे पापा की लाश हमें पहाड़ों में मिली है, किसी ने उन्हें वहां ले जाकर गाड़ दिया। ये सब जानने के बाद पार्क बहुत ही दुखी होने का नाटक करता है। फिर पुलिस वाला कहता है रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर जब पुलिस वाला वहां से चला जाता है तो पार्क कहता है तूने ये क्या कर दिया साले चीनी, सारा मामला गड़बड़ कर दिया। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होगा। सेकंड एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की पहाड़ों पर ब्लॉगिंग कर रही थी। तभी उसे वहां पर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। फिर कुत्ते को भगाकर जब वो वहां पर चेक करती है तो वहां उसे एक लाश मिलती है, और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि पार्क के पापा की थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम एक शानगुन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो शीन नाम की एक लड़की के साथ डेट कर रहा था। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए होटल में जाते हैं। तभी आधी रात को शीन के पास किसी का फोन आता है और वो कहती है अच्छा रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। फिर शानगुन के पूछने पर शीन बताती है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड के पापा की डेथ हो गई है और मुझे अभी जाना होगा। फिर शानगुन शीन को उसके बेस्ट फ्रेंड के घर छोड़ने के लिए जाता है। फिर वहां से जाते समय शीन शानगुन के साथ गाड़ी में मस्ती करने लगती है। शानगुन उसे ऐसा करने से रोकता भी है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी उनकी गाड़ी से किसी की टक्कर हो जाती है। फिर शीन रोते हुए कहती है कि एक बार कह दो कि वो हिरन था। फिर शानगुन कहता है नहीं, वो कोई आदमी था। फिर शानगुन घबराया हुआ गाड़ी से बाहर आता है और उस आदमी को चेक करने जाता है। तभी शीन भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और शानगुन से पूछती है कि क्या वो जिंदा है या मर गया, लेकिन वो कहता है नहीं, ये मर चुका है। फिर शीन 911 पर कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन शानगुन उसको रोकता है और कहता है नहीं, हम दोनों ने ड्रिंक की हुई है। फिर वो कहता है कि अगर पुलिस यहाँ आई तो हम दोनों को जेल हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। फिर शानगुन शीन को ब्लेम करने लगता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, देखो तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हो गया। फिर शीन कहती है चुप रहो और पीछे देखो। पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी। वो गाड़ी शानगुन को बाहर खड़ा हुआ देखकर रुक जाती है। फिर गाड़ी वाला पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन शानगुन कहता है नहीं, मैंने इंश्योरेंस वालों को फोन कर दिया है, वो यहाँ आते ही होंगे। फिर शीन भी गाड़ी में बैठ जाती है। उस समय उन्होंने उस डेड बॉडी को गाड़ी के पीछे छुपाया हुआ था। फिर शानगुन उन्हें शुक्रिया कहता है और जाने के लिए कहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी वाला अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुमने फोटोज तो क्लिक कर ली थी ना, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है नहीं, क्योंकि उस आदमी की गर्लफ्रेंड मुझे घूर रही थी। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर शानगुन उस डेड बॉडी को उठाकर गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है। शीन उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर शानगुन कहता है कि हमें इस आदमी को गाड़ना होगा। फिर इस बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी उन्हें वहां पर किसी और आदमी की आवाज सुनाई देती है। फिर वो आदमी साइकिल लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी शानगुन तेजी से भागता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर वो उस आदमी को भी उठाकर अपनी कार की डिग्गी में डाल देता है। फिर शीन उससे पूछती है कि आखिर तुम ये करना क्या चाहते हो। फिर वो कहता है कि इसने सब कुछ देख लिया होगा, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फिर शीन उससे पूछती है कि क्या तुम इसे भी लाश के साथ गाड़ दोगे, लेकिन इतने में दूसरे आदमी को होश आ जाता है और वो डेड बॉडी को अपने पास देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर शानगुन गाड़ी से बाहर निकलता है और हॉकी स्टिक से उसको डराने लगता है। वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर शानगुन उसको धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने कुछ देखा ही नहीं है तो ये बताने वाली बात कहां से आ गई। फिर वो आदमी चिल्लाने लगता है। फिर शानगुन उसको मारते हुए अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं पहले ही एक को मार चुका हूँ, अब मुझे दूसरे को मारने में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फिर ये बात सुनकर वो आदमी चुप हो जाता है। फिर शानगुन उससे उसका फोन नंबर और नाम पूछता है। वो आदमी अपना नाम डैनी बताता है। फिर फोन नंबर बताने के बाद शानगुन उसके फोन में 10 मिलियन वॉन ट्रांसफर कर देता है। फिर वो डैनी को गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकालकर उसको डेड बॉडी उठाने के लिए कहता है। फिर सही जगह मिलने पर वो लोग एक खड्डा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद शानगुन डेड बॉडी को उस गड्ढे के अंदर डाल देता है। फिर डैनी उसको कहता भी है कि ये गड्ढा कम गहरा है,
लेकिन शानगुन उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि जल्दी अपना काम करो। फिर गाड़ी में बैठने के बाद डैनी शानगुन को कहता है कि इस काम के लिए 10 मिलियन बहुत कम है, मुझे और पैसे मिलने चाहिए थे। फिर शानगुन सोचकर कहता है कि 20 मिलियन दूंगा, लेकिन इसके बाद एक भी पैसा नहीं। फिर सुबह हो जाती है और शानगुन सबसे पहले शीन को होटल में छोड़ता है। फिर उसके जाने के बाद शानगुन जब अपनी गाड़ी को चेक करता है तो वो आदमी आकर कहता है, क्या मैं अब जा सकता हूँ? फिर शानगुन कहता है, हाँ तुम जा सकते हो। फिर डैनी कहता है कि अभी तक आपने वो पैसे ट्रांसफर नहीं किए। फिर शानगुन तुरंत ही उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि दोबारा कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर डैनी कहता है समझ गया और वहां से चला जाता है। उसके बाद शानगुन अपनी गाड़ी के डैश कैम में से मेमोरी कार्ड निकालकर उसको अपनी कोट की पॉकेट में रख लेता है। फिर शानगुन गैराज में अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए देकर आता है और फिर एक्सीडेंट के समय जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े गार्बेज में डाल देता है। नेक्स्ट डे जब शानगुन अपने ऑफिस में जा रहा था तब उसके ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग में से वही कपल जो उसको एक्सीडेंट के समय हेल्प देने के लिए रुके थे उसकी फोटो लेने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद शानगुन शीन के पास पैसों की हेल्प के लिए फोन करता है। फिर शीन कहती है, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर फोन काटने के बाद शानगुन कहता है कि सारा पैसा मैं ही क्यों भरूं, तुम्हें भी तो कोई जुर्माना लगना चाहिए। फिर शानगुन जब अपने ऑफिस में था तो उसके पास डैनी आता है और कहता है कि मैं देखने के लिए आया हूँ कि आप ठीक तो है ना। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं डैनी शनगुन के ऑफिस में जाता है। शनगुन उसको देखकर हैरान हो जाता है। फिर कुछ देर बाद शनगुन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ किस लिए आए हो। फिर डैनी कहता है कि इंसानियत के नाते हमने जो किया वो बिल्कुल गलत था। शनगुन कहता है तो फिर क्या तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहते हो? डैनी कहता है नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। फिर शनगुन पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? इतना पूछने पर डैनी शनगुन से 30 मिलियन वॉन की और डिमांड करता है। वहीं दूसरी तरफ पार्क टॉयलेट में बैठकर रोने की प्रैक्टिस कर रहा था। उस समय वहां पर एक पुलिस वाला भी मौजूद था जिसको उसके ऊपर शक था। फिर वो पुलिस वाला पार्क से पूछता है कि मर्डर वाली रात आप कहाँ थे? फिर पार्क उसे अपनी सारी डिटेल्स देता है कि उस रात वो कहाँ गया था। फिर पुलिस वाला उसकी बताई हुई सभी जगह पर जाकर पूछताछ करता है। तभी नेक्स्ट डे पार्क बीमा एजेंसी में अपने पापा के बीमा के पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे इंतजार करने के लिए कहती है। काफी इंतजार करने के बाद उसका नंबर आ ही जाता है। फिर अंदर जाने के बाद पार्क मैनेजर से कहता है कि इतनी देर इंतजार करवाने के लिए कम से कम आपको माफी तो मांगनी ही चाहिए। फिर मैनेजर मुस्कुराते हुए पार्क की साइड देखता है और कहता है कि सॉरी इंतजार करने के लिए। तभी पार्क को याद आता है कि ये वही आदमी है जिससे इसने अपने पापा के एक्सीडेंट के लिए 5 मिलियन वॉन लिए थे और फिर इसको और पैसों के लिए भी ब्लैकमेल किया था। फिर मैनेजर पार्क से कहता है कि अभी आपको क्लेम के पैसे नहीं मिल सकते। फिर पार्क कहता है क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? फिर मैनेजर जवाब देता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आपके पापा का सचमुच एक्सीडेंट हुआ था या फिर किसी ने क्लेम के पैसों के लिए उनका खून किया था। फिर ये बात सुनते ही पार्क आग बबूला हो जाता है और मैनेजर के ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर वो उसको गालियां भी देने लगता है। तभी मैनेजर उसको कहता है कि अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। फिर मैनेजर पार्क को समझाता है कि उल्टा आपको मुझसे नमी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अब पार्क भी ये बात समझ जाता है और उसको सॉरी बोल देता है। फिर वो उससे अपनी पुरानी हरकतों के लिए भी माफी मांगता है। फिर मैनेजर पार्क के मजे लेते हुए कहता है कि आप जब इस तरह से बात करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो पार्क को अपनी कंपनी की साइड से गिफ्ट हैम्पर देकर कहता है कि आप इसे साथ ले जाइए, मैं जल्दी ही आपको कॉल करूंगा। पार्क के जाने के बाद वही पुलिस वाला बीमा एजेंसी में आता है और मैनेजर से इंक्वायरी करने लगता है। तभी कुछ देर बाद पार्क अपने पापा के फ्यूनरल पर पहुंच जाता है। फ्यूनरल पर जंग जी उसका इंतजार कर रहा था। फिर पार्क उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जंग जी उसे कहता है कि ना तो तुम मेरा फोन उठा रहे हो और ना ही मुझसे मिलने के लिए आए हो, इसीलिए मजबूरी में मुझे यहाँ पर आना पड़ा। फिर पार्क उसे बाहर बुलाता है। बाहर आने पर जंग जी उससे अपने काम के पैसे मांगता है। पार्क कहता है कि तुमने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया और अब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। फिर जंग जी कहता है कि तुमने ही तो मुझे ये काम सौंपा था कि मैं तुम्हारे पिता को मार दूं। फिर पार्क कहता है कि तुमने उन्हें मारकर वहां जंगल में दफना दिया, अब पुलिस का शक मुझ पर ही हो रहा है। फिर जंग जी कहता है कि उसने मेरा चेहरा देख लिया था
और कभी कभी ऐसे कामों में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन इससे हमारी तय की गई रकम में कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम ऐसा करोगे तो सोच लो मेरे हाथों कोई और भी मर सकता है। फिर पार्क गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की साले चीनी। अब पार्क के ऐसा बोलते ही वो चीनी आदमी उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है और अपनी जेब में रखे रिकॉर्डर से उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले करके सुनाता है। फिर जंगजी उसे कहता है कि वीकेंड तक पैसे तैयार रखना, तभी मैं तुम्हें ये रिकॉर्डर वापस दूंगा। ये सब होता हुआ वो पुलिस वाला भी दूर खड़ा देख रहा था और तभी वो पुलिस वाला जंगजी का पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो जंगजी के अड्डे तक पहुंच जाता है और फिर वो मौका देखकर जंगजी की कोट में से वॉइस रिकॉर्डर निकाल लेता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी जंगजी उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास लाइटर होगा। फिर पुलिस वाला उसे लाइटर देकर वहां से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जंगजी लाइटर वापस देने के बहाने उसे रोककर पीछे से दबोच लेता है और पूछता है कि क्या तुम्हें उसी कमीने ने भेजा है। फिर पुलिस वाला खुद को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जंगजी पास में पड़ी हुई नेट से उसका गला दबाकर मार देता है। फिर जंगजी उसकी आईडी चेक करता है और देखता है कि यह सारी घटना यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद जंगजी पार्क के फोन पर उस पुलिसमैन की आईडी और फोटो दोनों ही सेंड करता है। फिर पार्क उसके पास फोन करता है और पूछता है कि क्या तुमने उस पुलिस वाले को मार दिया। जंगजी बताता है कि वो रिकॉर्डर लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। फिर वो पार्क को बताता है कि मुझे कल चीन वापस जाना है, इसीलिए मुझे अपने पैसे कल ही चाहिए। अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। अब पार्क और भी ज्यादा फंस चुका था, लेकिन पार्क तो पैसों के मामले में खुद भी बहुत बड़ा हरामी था। फिर वो हथौड़ा हाथ में लेकर कहता है कि इसका काम कल ही करना पड़ेगा, तभी बदला पूरा होगा। अब कहानी पास्ट में जाती है, जब डैनी शनगुन से पैसों की डिमांड करता है तो उसके जाने के बाद शनगुन गैराज से अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए जाता है। गैराज वाला उसे कहता है कि आपका नुकसान काफी बड़ा था। फिर शनगुन बताता है कि हाँ, एक बड़ा सा हिरन सामने आ गया था। फिर वो मैकेनिक शनगुन से कहता है कि पक्का हिरन ही था ना। फिर शनगुन पूछता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई और था। फिर वो बताता है कि आपकी गाड़ी का बोनट ऊपर से दबा हुआ था और आगे से बम्पर बिल्कुल ठीक था। अगर हिरन टकराया होता तो बम्पर आगे से टूट जाना चाहिए था। तभी शनगुन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो मेमोरी कार्ड के जरिए उस दिन का एक्सीडेंट अच्छे से देखता है। फुटेज देखने पर उसे पता चलता है कि वो डेड बॉडी ब्रिज के ऊपर से डैनी ने गिराई थी। फिर वो उसी समय शीन के पास फोन करता है और बताता है कि वो एक्सीडेंट मुझसे नहीं हुआ था। ये सब कुछ उस डैनी की एक सोची समझी चाल थी। फिर वो शीन को अपने साथ पुलिस स्टेशन में चलने के लिए कहता है। फिर शीन के वहां पर पहुंचते ही शनगुन उसको फुटेज दिखाता है। थोड़ी देर बाद शीन अपने असली रूप में आ जाती है और वो उसको कहती है कि फट्टू लूजर कहीं के, तुझे क्या लगा मैं तेरे साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगी। फिर शीन के इतना कहने पर शनगुन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है। तभी पीछे से गाड़ी में डैनी आकर बैठ जाता है। फिर शनगुन उससे पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। डैनी कहता है क्यों डॉक्टर, जोर का झटका धीरे से लगा। और फिर वो शनगुन को बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर देता है। तभी दूसरी गाड़ी में बैठे दो डिटेक्टिव ये सब होता हुआ देख लेते हैं और उनकी फोटोज भी खींच लेते हैं। तभी शीन और डैनी शनगुन को जिंदा गाड़ने के लिए एक सुनसान सी जगह पर लेकर जाते हैं और जब वो गड्ढा खोदने लगते हैं तो ठीक उसी समय शनगुन को होश आ जाता है। फिर होश में आने के बाद वो शीन को गाड़ी से ठोक देता है और फिर अपनी गाड़ी से बाहर आकर कहता है अब बोल तू किसको फट्टू और लूजर बोल रही थी। तभी वो डैनी को देखकर भागने की कोशिश करता है और डैनी फावड़ा लेकर उसको मारने के लिए भागता है। फिर वो डैनी से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन डैनी कहता है कि तुमने मेरी बंदी को मार दिया और इतना कहते ही वो फावड़ा सीधा उसके पेट के अंदर मार देता है और बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। उस समय वो डिटेक्टिव वहां पर भी मौजूद थे और इस सारी घटना की फोटो खींच लेते हैं। अब कहानी और पास्ट में जाती है। तभी हम स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं। कुछ बॉय स्टूडेंट्स लीना नाम की एक स्टूडेंट के पास जाकर स्कूल एल्बम की कवर फोटो के लिए उसको फोटो शूट करने के लिए कहते हैं, लेकिन दूर खड़ी जूली नाम की उनकी क्लासमेट उससे जेलस हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे जूली लीना के पास जाकर उसे बधाई देते हुए कहती है कि तुम कवर फोटो पर अच्छी लग रही हो। फिर वो लीना को कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो आज यहाँ मेरी फोटो होती, लेकिन लीना उसको कहती है कि तुम्हारी फोटो यहाँ पर मुझसे ज्यादा अच्छी लगती। फिर वो लीना को सैटरडे को अपने दोस्तों के साथ ब्लाइंड डेट पर चलने के लिए कहती है। पहले तो लीना मना कर देती है, लेकिन उसके बार बार जोर देने पर वो हाँ कह देती है। अब ये जूली की सोची समझी चाल थी, क्योंकि जूली ने बदला लेने के लिए ही लीना को वहां पर बुलाया था और फिर वो लीना को कुछ लड़कों के साथ बुरी हालत में अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी इस भयानक हादसे को सोचकर डॉक्टर लीना की आंख खुल जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
फोर्थ एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 1 की शुरुआत हुई थी। तभी हम उसी सुनसान सी जगह पर आग लगी हुई देखते हैं जिसको कुछ फायर ब्रिगेड वाले बुझा रहे थे, और ये आग कैसे लगी और किसने लगाई ये हमें आगे पता चलेगा। तभी फायर पर कंट्रोल पाने के बाद रेस्क्यू टीम अंदर जाती है तो उन्हें वहां पर 2 डेड बॉडी मिलती है जो पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुकी थी। तभी उन्हें वहां पर एक और इंसान की बॉडी मिलती है जिसमें अभी जान बाकी थी। फिर वो उसको लेकर फौरन हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने पर जेंट्स डॉक्टर लीसू और लेडी डॉक्टर लीना तुरंत ही उसका इलाज शुरू कर देते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर लीना जब किसी दूसरे पेशेंट का इलाज कर रही थी तो वो पेशेंट उनसे बदतमीजी से पेश आने लगता है और पास में रखा एक कप फेंक कर मारता है। तभी वहां पर डिटेक्टिव मैक आता है और उस पेशेंट को संभालता है। फिर जाते हुए वो डॉक्टर लीना को अपना कार्ड देता है और कहता है कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को संभाला है, अगर आपको किसी भी समय मेरी जरूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। फिर वहां से डॉक्टर लीना उस जले हुए पेशेंट के पास जाती है। उस समय वहां पर डॉक्टर लीसू और अन्य डॉक्टर भी मौजूद थे। फिर डॉक्टर जले हुए पेशेंट से उसका नाम पूछता है। फिर वो अपना नाम पार्क बताता है। ये नाम सुनकर डॉक्टर लीना कुछ सोच में पड़ जाती है। तभी पेशेंट के रूम से बाहर आने के बाद डॉक्टर लीसू लीना से पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, लेकिन लीना मना कर देती है। फिर लीना अपने कैबिन में जाने के बाद पेशेंट पार्क के बारे में सोचकर गुस्से में आ जाती है, जैसे कि उसके कुछ पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए हों। फिर नाइट ड्यूटी करते वक्त लीना डॉक्टर लीसू के ऑफिस में जाकर पार्क का रिकॉर्ड निकलवाती है। फिर लीसू लीना को कहते हैं कि मुझे आज रात एक जरूरी काम है, इसलिए नाइट ड्यूटी तुम अकेली ही संभाल लेना। फिर अगले दिन लीना डिटेक्टिव मैक्स से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। फिर वो डिटेक्टिव को कुछ लोगों के नाम की लिस्ट देकर उनका पता लगाने के लिए कहती है। फिर जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो जो 2 डिटेक्टिव डॉक्टर शानगुन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो ऊपर जा रहे थे। फिर वो दोनों मैक को आकर बताते हैं कि शानगुन की वाइफ की हालत ठीक नहीं है। दरअसल मैक रिटायर्ड पुलिस इन्वेस्टिगेटर था, इसीलिए अभी तक उसके पुलिस ऑफिसर से अच्छे खासे लिंक थे, और इसी बात का फायदा उठाकर वो अपने पुराने ऑफिसर से पार्क और अन्य लोगों की भी डिटेल निकलवा लेता है। फिर वो ऑफिसर मैक से पूछता है कि आप इन रेपिस्ट के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं। ये बात सुनकर मैक हैरान हो जाता है और कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। फिर मैक उस ऑफिसर के दिए हुए पेपर्स को स्टडी करने लगता है और देखता है कि मुजरिम का नाम पार्क है और विक्टिम का नाम है लीना। तभी कहानी पास्ट में जाती है। पास्ट में हम देखते हैं कि लीना और पार्क एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। शायद वो दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। तभी एक दिन रात को घर जाते हुए पार्क को कुछ लड़के बहुत मारते हैं और उनमें से एक लीना को भी मारता है। फिर कुछ देर बाद हम पुलिस स्टेशन में पार्क और उसके दोस्तों को मुजरिम के रूप में खड़ा हुआ देखते हैं और उनकी विक्टिम थी लीना। फिर लीना पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि आप पार्क को यहाँ क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि इन लोगों ने पार्क को भी तो बहुत मारा था। फिर ऑफिसर लीना को बताता है कि दरअसल ये सब पार्क का ही प्लान था। ये बातें सुनकर लीना को बहुत दुख होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि लीना पार्क के पास बैठी थी, तभी उसके पास मैक का फोन आता है। मैक बताता है कि उन 2 लड़कों में से एक लड़के ने तो जेल में सुसाइड कर ली थी और दूसरा ड्रग की ओवरडोज की वजह से मारा गया, लेकिन पार्क अभी भी जिंदा है। फिर नेक्स्ट डे लीना जब डॉक्टर लीसू के साथ लंच कर रही थी तभी लीना के पास मैक का फोन आता है और वो बताता है कि 402 नंबर वाला पेशेंट कोई और नहीं बल्कि वही पार्क है जिसको आप ढूंढ रही हैं। ठीक उसी समय पार्क को भी होश आ जाता है। अब डॉक्टर लीना तेजी से पार्क के रूम की तरफ जाने लगती है। तभी पार्क जब शीशे में खुद की शक्ल देखता है तो वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लीना गेट पर खड़ी बदले की आग में जल रही थी। इतने में पार्क भी गेट पर खड़ी हुई लीना को देख लेता है, लेकिन ठीक उसी समय पुलिस डिटेक्टिव भी पार्क से मिलने के लिए आ जाते हैं। फिर डिटेक्टिव पार्क से पूछता है कि उस वीरान बिल्डिंग में उस रात तुम क्या करने के लिए गए थे। पार्क बताता है कि उस रात मैं खुद नहीं गया था बल्कि मुझे वहां पर ले जाया गया था। पार्क बताता है कि किसी ने मुझे बेहोश करके वहां पर एक चेयर के साथ बांध दिया था और फिर जब मैं चेयर पर बंधा हुआ था तो मेरे सामने 2 आदमी लड़ रहे थे। फिर ऑफिसर पूछता है कि वो लोग किस बात पर लड़ रहे थे। पार्क जवाब देता है कि शायद वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे मारना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। फिर उनमें से एक ने मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर डिटेक्टिव पार्क की स्टेटमेंट लेने के बाद कहता है कि हमें पहचान के लिए आपके फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे, लेकिन पार्क कहता है कि कोई फायदा नहीं, मेरे फिंगरप्रिंट्स जल चुके हैं। फिर डिटेक्टिव कहता है कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तभी डिटेक्टिव के जाने के बाद लीना सर्जिकल ब्लेड लेकर पार्क के रूम में जाती है। फिर वो पार्क को कहती है कि तुम मेरे सामने क्यों आए हो, मैंने बड़ी ही मुश्किल से तुम्हें भुलाया था। फिर पार्क हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था
कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगी। आखिरकार तुम डॉक्टर बन गई। फिर पार्क कहता है कि उस हादसे को 20 साल बीत गए हैं। तुम्हें ये सब सुनकर अजीब लगेगा कि मैं यहाँ कैसे आया, लेकिन इतने में डॉक्टर लीना अपनी पॉकेट में से ब्लेड निकालकर उसके गले में मार देती है और कहती है कि मैं तुम्हें मारने का कब से सपना देख रही थी। लेकिन इतने में लीना की फिर से आंख खुल जाती है, यानी कि वो अब की बार फिर से सपना ही देख रही थी। अब पार्क भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। फिर वो लीना और बाकी के डॉक्टर्स को थैंक यू कहकर वहां से जाने लगता है। तभी डॉक्टर लीना जल्दी से भागती हुई पार्क के पीछे जाती है और लिफ्ट को रोकते हुए पार्क से पूछती है कि क्या तुमने सच में मुझे नहीं पहचाना। फिर पार्क लीना को लिफ्ट के अंदर बुलाकर कहता है कि क्या तुम इस चेहरे को जानती हो? बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे पहली बार देखा है, क्योंकि जिस पार्क को तुम जानती हो वो मैं नहीं हूँ। वो तो उस रात आग में जल गया था। और फिर पार्क वहां से निकलकर टैक्सी में जाने लगता है, लेकिन लीना उसकी टैक्सी को रोक लेती है। फिर पार्क डॉक्टर लीना के ऊपर चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो? लेकिन लीना पार्क को कहती है कि उस हादसे के बाद मैं एक रात भी चैन से सो नहीं पाई हूँ। हर रात मुझे वही सपने आते हैं। फिर पार्क कहता है तो मैं क्या करूँ? जाओ जाकर अपना इलाज कराओ। और फिर वो टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। फिर लीना मन ही मन सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकती? मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होगा। 5th एपिसोड में हम देखते हैं पार्क जब छुट्टी लेकर हॉस्पिटल से घर जाता है तो रास्ते में सोचता है कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई है। अब कहानी पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि डैनी ने शनगुन को मारने के बाद उसका कोट पहन लिया था और फिर वो उसका चश्मा लगाकर उसकी गाड़ी में कहीं जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शनगुन की वाइफ मैक को फोन करके शनगुन के लिए पूछ रही थी। इतने में 2 इन्वेस्टिगेटर भागते हुए मैक के पास आते हैं और मैक को सभी फोटोज दिखाते हैं। उन फोटोज को देखकर वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ पार्क जंगजी को फोन करके अपने पैसे ले जाने के लिए कहता है। फिर जब जंगजी वहां से निकलने लगता है तो इतने में वहां पर डैनी आ जाता है और कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा? पक्का दोस्त आया है तुम्हारा। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। ये सीन तब का है जब डैनी और जंगजी की मुलाकात जेल में हुई थी। जेल से निकलते वक्त डैनी जंगजी को अपना फोन नंबर देकर आता है और कहता है कि मेरे लिए कोई काम हो तो फोन कर लेना। फिर जब वो जेल से बाहर जाता है तो देखता है कि उसको लेने के लिए शीन आई थी। फिर वो दोनों ही लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको ठगने की प्लानिंग बनाते हैं। अब शीन अपने जलवे से अलग अलग लोगों को फंसाती है और फिर दोनों उसको ब्लैकमेल करके एक मोटी रकम वसूल कर लेते हैं। बस यही इनका धंधा बन गया था। कुछ दिनों बाद डैनी के पास जंगजी का फोन आता है और वो डैनी को कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। फिर डैनी जंगजी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर जंगजी उसको सारा काम समझा देता है कि हमें एक आदमी को टपकाना है, लेकिन वो एक्सीडेंट लगना चाहिए। फिर डैनी पूछता है कि आखिर वो हरामी बेटा है कौन जो पैसों के लिए अपने ही बाप का मर्डर करवाना चाहता है। फिर जंगजी इशारा करते हुए कहता है कि वो जिसने लाल जैकेट पहनी है वही है। फिर डैनी कहता है साला शक्ल से ही हरामी लगता है। तभी हम देखते हैं कि पार्क के पापा चर्च में नन से पूछते हैं कि क्या प्रेयर करने और डोनेट करने से मेरे बेटे के पाप कम हो सकते हैं। नन कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे के लिए दिल से दुआ करूंगी। फिर चर्च से बाहर निकलते वक्त पार्क के पापा की एक फ्रेंड उनके पास भाग कर आती है और कहती है कि हमने आपके बर्थडे के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। लेकिन पार्क के पापा पार्टी करने से मना कर देते हैं और थैंक यू कहकर वहां से चले जाते हैं। तभी वो कहती है कि केक तो ले जाना ही भूल गए। फिर वो केक लेकर उनके पीछे जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब पार्क के पापा एक सुनसान गली से जा रहे थे तब वहीं पर डैनी और जंगजी एक कार में बैठकर उनका वेट कर रहे थे। पार्क के पापा को देखते ही वो दोनों गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट करके उनको गाड़ी से उड़ा देते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद भी उनके शरीर में जान बाकी थी। फिर वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो दोनों गुंडे गाड़ी को रिवर्स करके उन्हें फिर से टक्कर मार देते हैं। फिर जंगजी गाड़ी से उतरकर उनको चेक करता है कि वो जिंदा है या मर गए। तभी जंगजी को वहां पर किसी लेडी की आवाज आती है। फिर वो जैसे ही देखने के लिए जाता है तो वहां पर पार्क के पापा की फ्रेंड थी जो केक लेकर उनके पीछे आई थी। अब जंगजी को आता हुआ देखकर वो लेडी वहां से भाग जाती है। फिर डैनी गाड़ी से नीचे उतरकर जंगजी को आवाज लगाता है और बताता है कि अभी भी इस बुढ़े में जान बाकी है। फिर जंगजी भागते हुए आता है और डैनी को कहता है कि किसी ने हमें देख लिया है, हमें यहाँ से भागना होगा। फिर डैनी कहता है अबे रुक साले, इसमें अभी जान बाकी है, चल इसको उठाकर गाड़ी में डाल लेते हैं। और फिर वो दोनों उसे उठाकर गाड़ी में ले जाते हैं। गाड़ी में जंगजी उसकी सांस रोककर उसको मार देता है। तभी डैनी कहता है कि अगर इसके साथ अब कुछ भी किया तो ये एक नेचुरल डेथ नहीं लगेगी। फिर जंगजी कहता है कि पैसे तो मैं हर हालत में लेकर ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ शीन शानगुन के साथ थी
और वो बार बार डैनी को फोन कर रही थी। फोन न उठाने पर शीन डैनी को मैसेज करके बताती है कि मैंने इस बेवकूफ की ड्रिंक में कुछ डाला था जिसके कारण ये बेहोश हो गया है। फिर अपना शैतानी दिमाग चलाने के बाद डैनी जंगजी को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, इस बूढ़े का क्या करना है ये मैं अपने आप देख लूंगा। फिर डैनी शीन के पास फोन करके उसे कहता है कि मेरे पास पैसे कमाने का एक बहुत बढ़िया प्लान है, बस जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा ही कर। फिर शीन से बात करने के बाद डैनी डेड बॉडी को अपनी पीठ पर उठाकर एक फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शीन प्लान के हिसाब से शैनगुन के साथ गाड़ी में आ रही थी और पुल के ऊपर डैनी डेड बॉडी को लेकर एकदम रेडी था। फिर जैसे ही गाड़ी फ्लाईओवर के नीचे से क्रॉस करने लगती है तभी डैनी उस बॉडी को गाड़ी के ऊपर फेंक देता है। फिर डैनी जंगजी को बताता है कि मैं तो गहरा खड्डा खोदकर उसे दबाना चाहता था, लेकिन वो साला शानगुन ज्यादा गहरा खड्डा खोद ही नहीं पाया। फिर जंगजी उसे कहता है कि तुमने इतना ड्रामा किया ही क्यों। फिर डैनी कहता है कि उस बॉडी को लेकर मैं और कहां जाता, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। फिर डैनी कहता है चल इस पार्क से पैसे मांगते हैं। फिर जंगजी कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हम उसके हाथ पैर काटकर उसको चौराहे पर भीख मंगवाएंगे। फिर डैनी जंगजी से पूछता है कि आखिर तुम्हें पैसे लेकर चीन जाने की जल्दी क्या है। तभी हम देखते हैं कि जिस पुलिस वाले का उसने मर्डर किया था उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और पुलिस फोर्स आई हुई थी। दरअसल पुलिस ने क्राइम सीन पर लगे कैमरा में से जंगजी की फोटो निकाल ली थी। अब पुलिस हर तरफ उसे ही ढूंढ रही थी। फिर पुलिस वाले जंगजी के ठिकाने पर पहुंचकर वहां की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां पर पार्क के पापा डोंग सिक की आईडी मिलती है और साथ में एक फोटो भी। वहीं दूसरी तरफ पार्क ने जंगजी को पैसे लेने के लिए बुलाया था, लेकिन वो गाड़ी में हथौड़ा लेकर जंगजी को मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। और फिर जब जंगजी वहां पर आता है तो पार्क उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। फिर वो जंगजी को लेकर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, लेकिन उस वक्त डैनी उन दोनों पर ही नजर रखे हुए था। फिर वो भी उन दोनों के पीछे पीछे जाता है, लेकिन रास्ते में उनको पुलिस का नाका मिलता है। फिर जंगजी पुलिस की साइड देखता ही नहीं और पुलिस वाले पार्क को फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि हमें इस आदमी की तलाश है। अब इससे पहले कि पुलिस वाले जंगजी का चेहरा देखते पार्क उसे कवर करके बचा लेता है। फिर पार्क गाड़ी की लाइट ऑन करके फोटो देखता है जो कि डैनी की थी। अब डैनी भी पुलिस को देखकर गाड़ी को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर्स बाकी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर देता है कि मुझे संदिग्ध की गाड़ी मिल गई है, वो जरूर आसपास की झाड़ियों में ही कहीं छुपा होगा। अब डैनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। वहीं पार्क जंगजी को लेकर एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद पार्क जंगजी को कहता है कि तुमने काम तो ठीक ढंग से किया नहीं और पैसा लेने के लिए आ गए। फिर जंगजी कहता है कि मैं पैसे काम के नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के मांग रहा हूँ। फिर पार्क गाड़ी की डिग्गी में से बैग निकाल कर लाता है और कहता है लो पैसे गिन लो। लेकिन जंगजी जब बैग खोलकर देखता है तो उसमें बस कुछ कपड़े रखे हुए थे। फिर जंगजी उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तभी डिग्गी में रखे हुए फोन का अलार्म बजता है और पार्क जल्दी से हमला कर देता है, लेकिन जंगजी उससे ताकतवर था इसलिए वो उसको ही पकड़कर पीट देता है। तभी जंगजी के पास डैनी का फोन आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ हो। फिर डैनी उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। फिर डैनी फोन पर न्यूज देखता है जो कि उसके ही बारे में थी। फिर न्यूज में अपना चेहरा देखकर डैनी अपना कंट्रोल खो देता है। तभी जंगजी उसे बताता है कि चीन जाने वाली बोट आ रही है, वहां पहुंचने के बाद हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन डैनी कहता है कि बोट तक पहुंचना नामुमकिन है। फिर उसको बौखलाया हुआ देखकर जंगजी उस पर चिल्लाने लगता है और चुप रहने के लिए कहता है। फिर जंगजी पार्क को कुर्सी से बांधने लगता है। तभी डैनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि इसकी और मेरी हाइट बिल्कुल सेम है। अब इसके शैतानी दिमाग में क्या आइडिया आ रहा था ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। फिर जंगजी पार्क को मारने के लिए हथौड़ा निकालता है और कहता है कि हमें इसको ठिकाने लगाने के बाद जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी डैनी कहता है इतनी जल्दी क्या है, और फिर वो एक कांच के टुकड़े से उसका गला काटकर पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर वो जंगजी को नीचे गिरा देता है और वहीं पर जंगजी का किस्सा खत्म हो जाता है। फिर डैनी अपने कपड़े पार्क को पहना देता है और उसकी आईडी भी अपने पास रख लेता है। होश में आने के बाद पार्क डैनी से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। फिर डैनी कहता है कि तू बस इतना जान ले कि आज से तेरी जिंदगी मैं जीऊंगा। फिर पार्क डैनी को कहता है कि प्लीज मुझे खोल दो, लेकिन डैनी कहता है कि आज से मैं तुम बनोगे और तुम्हारी जगह मैं लूंगा। आज से मेरा नाम पार्क जोंग है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होगा। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं पार्क हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था
और डैनी उस समय उसके ऊपर और चारों तरफ पेट्रोल डाल रहा था। फिर पार्क डैनी को कहता है कि तुम जरूर उस साले सन की चीनी के साथ मिले हुए हो। फिर डैनी कहता है अबे छछुंदर, उसको तो मैंने कब का मार दिया। फिर पार्क उसको लालच देने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके ऊपर पेट्रोल डालने लगता है। फिर पार्क उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन डैनी एक मशाल तैयार करता है और बिल्डिंग में चारों तरफ आग लगा देता है। फिर पार्क को खत्म करने के बाद जब डैनी वापस जाने लगता है तो ठीक उसी समय बिल्डिंग में एक ब्लास्ट होता है, जिसका डैनी भी शिकार हो जाता है। ये सारा मंजर हॉस्पिटल से घर वापस जाते समय डैनी के दिमाग में चल रहा था। अब जो हॉस्पिटल से अपने घर गया था वो दरअसल पार्क नहीं बल्कि डैनी था, जिसने पार्क की जगह ले ली थी। तभी हम देखते हैं कि पार्क में जब लीना अकेली बैठी थी तो डॉक्टर लीसू लीना से पूछता है कि तुम पार्क को पहले से जानती हो क्या। फिर लीना उनसे पूछती है कि क्या आपने किसी से बेतहाशा नफरत की है, इतनी नफरत कि तुम उसका खून करना चाहो। लीसू पूछता है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो। फिर लीना जवाब देती है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर का शैतान जगा देते हैं। फिर लीसू पूछता है कि क्या पार्क वही इंसान है, लेकिन लीना लीसू को मना कर देती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर लीसू अपने पेशेंट्स को देखने के लिए चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो भी समझ गया था कि लीना पार्क की ही बात कर रही है। फिर अपना बदला लेने के लिए लीना हॉस्पिटल के नारकोटिक्स कैबिनेट में से कुछ मेडिसिन निकालती है और मैक के पास फोन करके उसे एक काम करने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट डे पार्क यानी कि डैनी के पास मैनेजर का फोन आता है। बैंक मैनेजर बताता है कि आपके पापा का इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया है और ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर मैनेजर उसको बताता है कि आपके पापा ने मरने से एक हफ्ता पहले ही नॉमिनी का नाम चेंज करवा दिया था, इसलिए आप जो करंट नॉमिनी है उससे बात करके देखिए, शायद आपका कुछ हो जाए तो। फिर पार्क अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता ही है कि तभी मैक बहाने से उससे टकरा जाता है और उसकी मेडिसिन निकालकर उसको लीना की दी हुई मेडिसिन दे देता है। फिर पार्क चर्च पहुंचता है। चर्च के अंदर जाते ही वो जोर जोर से चिल्लाकर आवाज लगाता है। तभी उसकी आवाज सुनकर अंदर से नन आती है। फिर पार्क उनसे बदतमीजी करते हुए कहता है कि तूने ही मेरे पापा के पैसे खाए हैं। फिर नन उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे पापा ने मरने से पहले बताया था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। फिर डैनी चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारा उन पैसों पर कोई हक नहीं, वो मेरे पापा के पैसे थे, इसलिए मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। लेकिन नन उसे मना कर देती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पापा की ये इच्छा थी कि वो पैसे चर्च को जाएं। लेकिन बार बार मना करने पर भी डैनी नहीं मानता। फिर नन उसे पार्क के पापा की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें वो बोल रहे थे कि ये फैसला मैंने अपने पूरे होशो हवास में लिया है। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ चर्च में लीना बैठी हुई थी। फिर वो लीना को कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो ना, आखिर मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा है। दोस्तों, अब अगर ये पार्क होता तो इसको अच्छे से पता होता कि इसने लीना का क्या बिगाड़ा है, इसलिए उसे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर लीना भी उसे कुछ नहीं बताती। फिर डैनी कहता है कि अगर बोलने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। फिर चर्च से बाहर निकलते वक्त वो अपनी पॉकेट में से वही मेडिसिन निकाल कर ले लेता है जो लीना ने बदलवा दी थी। उस समय दूर गाड़ी में बैठा कोई उस पर नजर रखे हुए था। फिर घर जाते वक्त रास्ते में वही सुनसान गली आती है जहां पर उसने जंगजी के साथ मिलकर पार्क के पापा को मारा था। लेकिन ये तो पार्क से भी ज्यादा पागल था, क्योंकि उस हादसे को याद करते वक्त वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी पीछे से लीना आ जाती है और उसको देखकर डैनी कहता है कि तुम अभी भी मेरा पीछा कर रही हो, तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल नहीं है, मेरा नाम पार्क नहीं है, मेरा नाम है डैनी। लेकिन लीना कहती है कि मैंने चर्च में सुना था तुम इंश्योरेंस के पैसे मांग रहे थे। लेकिन तभी डैनी को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। फिर लीना कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम आज भी उतने ही हरामखोर हो। फिर डैनी लीना के बाल पकड़ते हुए कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, और फिर वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी लीना अपनी पॉकेट में से सर्जिकल ब्लेड निकालती है और कहती है कि आज तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर लीसू आकर लीना को रोक देते हैं। वो लीना को कहते हैं कि तुम कुछ भी गलत मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था और मैंने पार्क जोंग के बारे में सब कुछ पता कर लिया है।
फिर लीना कहती है अगर आपको सच पता ही है तो आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। लेकिन डॉक्टर लीसू कहता है कि तुम एक घटिया आदमी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और ये बात सुनकर लीना रोने लगती है और ब्लेड को नीचे गिरा देती है। ठीक उसी समय डैनी कहता है कि तुम काफी दिलचस्प हो। फिर उसके ऐसा बोलने पर लीना अपना कंट्रोल खो देती है और रोते रोते उसे मारने लगती है। फिर लीसू लीना को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है। तभी गाड़ी में किसी का फोन आता है और लीसू कहता है नहीं, अभी थोड़ा मुश्किल है। लीना पूछती है क्या कोई परेशानी है। लीसू बताता है हाँ, मेरा एक रिश्तेदार बीमार है। फिर लीना कहती है तुम्हें वहां पर जरूर जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अभी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि डीएनए रिपोर्ट आने में अभी 2 हफ्ते और लगेंगे। फिर जब डैनी अपने घर पहुंचता है तो वो फिर से मेडिसिन लेने लगता है। तभी उसका ध्यान गोलियों पर जाता है और वो उनको पुरानी वाली गोलियों से मैच करके देखता है जो कि बिल्कुल ही अलग थी। तभी उसे ध्यान आता है कि सुबह जो आदमी उससे टकराया था जरूर उसी ने ही ये दवाइयां चेंज की होंगी। इतने में डैनी के पास एक पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें तुम्हारा बयान डिटेल में चाहिए। अब डैनी समझ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास कल सुबह आऊंगा। लेकिन इस बात पर ऑफिसर भी समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो उसके घर पर जाने लगते हैं। तभी डैनी अपना बैग रेडी करके पार्क का पासपोर्ट लेकर वहां से भागने लगता है। जिस समय डैनी पार्क के घर में सामान देख रहा था तब उसके हाथ में लीना की वही स्कूल टाइम की फोटो लग जाती है और उसको देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। इतने में पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और गेट को नॉक करती है। लेकिन जब कोई गेट नहीं खोलता तो वो लोग गेट के लॉक को तोड़कर घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन घर की तलाशी लेने पर उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता क्योंकि डैनी पहले ही यहां से जा चुका था। इस समय डैनी बस स्टॉप पर बैठकर बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, बधाई हो, आखिर वो दिन आ ही गया। फिर मैसेज पढ़ने के बाद वो सोचता है कि अब ये क्या बला है, क्योंकि वो फोन भी पार्क का था। फिर वहां पर एक गाड़ी आती है और वो लोग डैनी का मुंह ढककर उसे उठाकर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीच सड़क पर डॉक्टर लीसू किसी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास लीना का फोन आ जाता है और वो बताती है कि मैं हर रोज पार्क को मारने का सपना देखती थी। फिर लीसू कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, बस आराम करो। फिर थोड़ी देर बाद ही लीसू को लेने के लिए एक गाड़ी आती है। दरअसल लीसू किसी के लिए प्राइवेटली काम कर रहा था और ये वही आदमी था जो पार्क से अपने दिए हुए पैसे वापस मांग रहा था। और लीसू भी वही डॉक्टर है जिसको हमने स्टार्टिंग में किसी के बॉडी पार्ट्स निकालते हुए देखा था। फिर लीसू उस आदमी को कहता है कि ये आज मेरा आखिरी काम है क्योंकि अब मैं अपना घर बसाने जा रहा हूँ। फिर वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, किसी भी समय कोई भी जरूरत हो तो बता देना। फिर जाते जाते वो लीसू को कहता है कि आज जब तुम अपना काम खत्म करो तो जरूरत की सारी चीजें उसके अंदर से निकाल लेना। फिर लीसू जब अंदर जाता है तो देखता है वहां पर एक आदमी को बांध कर लिटाया हुआ था। फिर वो उस आदमी की हालत देखकर समझ जाता है कि ये वही पार्क है जिसको लीना मारना चाहती थी। फिर वो उसका फेस देखता है और कहता है कि देखो किस्मत तुम्हें कहां ले आई। फिर जब लीसू उसका मुंह खोलता है तो वो लीसू को कहता है कि आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं पार्क नहीं हूँ, मेरा नाम डैनी है। लेकिन लीसू कहता है कि उस दिन हॉस्पिटल में तुमने खुद ही कहा था कि तुम पार्क हो। और फिर वो अपने फेस से मास्क हटा देता है। डैनी कहता है तुम तो वही डॉक्टर हो ना। लीसू कहता है हाँ। फिर डैनी उसके आगे बार बार रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मेरा विश्वास करो, मैं पार्क नहीं डैनी हूँ। लेकिन लीसू कहता है कि तुम जैसों से सच की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर जब डैनी चिल्लाने लगता है तो लीसू उसका मुंह फिर से बंद कर देता है। फिर लीसू अपने फेस पर मास्क और चश्मा लगाकर कहता है कि मैंने ये काम लेकर कोई गलती नहीं की क्योंकि तुम इसको अपने कर्मों का फल समझो। अब डैनी चिल्लाता रहता है लेकिन लीसू उसको बेहोश किए बिना ही उसकी चेस्ट को काट कर मार देता है। अगली सुबह जब लीना सोकर उठती है तो देखती है कि लीसू उसके पास ही बैठा हुआ था और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि अब जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। फिर लीना से मिलने के लिए मैक आता है और बताता है कि आपके केस में कुछ अपडेट है। लेकिन लीना कहती है कि अब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना। मैक कहता है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और फिर लीना वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि मैक के हाथ में जो अपडेट था वो पार्क और डैनी की डीएनए रिपोर्ट थी जो कि अलग अलग थी। लेकिन फिर मैक उसको पाड़ कर डस्टबिन में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ जब लीसू गिफ्ट खोलकर देखता है तो उसमें पार्क के पापा की घड़ी थी जो पहले पार्क ने पहनी थी, फिर डैनी ने और उसके बाद इसके पास आ गई। लेकिन अब लीना अपने आप में बहुत अच्छा महसूस कर रही थी और वो बहुत ही खुश थी।
और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा कि इस सीरीज में जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसा ही फल मिला, और हकीकत में भी ऐसा ही होता है। तभी तो कहते हैं जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।